तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, इसलिए डीपीएसपी भी कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में ऐड किया है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा गया है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं। आगे देखते हैं कि विभिन्न जो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद दिए गए हैं, इनमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं, बट नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये अवाद योग्य हैं। इनके लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। इनको तो जैसे नैतिक कर्तव्य अपनाए जाते हैं, वैसे ही इनको भी हम अपना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 36 में क्या परिभाषित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों, नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 36 में दी गई है कि नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे। फिर है अनुच्छेद 37 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को लेकर कोई बाध्यता नहीं है, किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा अपनाने के लिए, और अगर कोई अपनाता नहीं है तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाया जाएगा। तो ये अवाद योग्य है, अवाद योग्य भी कह सकते हैं। ये इनको लेकर बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। आगे देखते हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान की जाएगी। सामाजिक रूप से समानता का व्यवहार किया जाएगा, आर्थिक रूप से और राजनीतिक न्याय भी प्रदान किया जाएगा। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 38 में। आगे है आर्टिकल 39 क्या में लिखा हुआ है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता यानी कानूनी सहायता दी जाएगी निःशुल्क, और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी फैक्ट्री में एक महिला और पुरुष बराबर काम कर रहे हैं और उनके वेतन में भेदभाव किया जाए। समान कार्य के लिए अगर समान कार्य किया जा रहा है तो समान वेतन की व्यवस्था की जाए। पुरुष और महिला में कार्य को लेकर कोई भेदभाव या वेतन को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। आगे है अनुच्छेद 39 में दिया गया है सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण, यानी सार्वजनिक जो धन है जैसे मंदिर की भूमि है या चरागाह है, तो ऐसी सार्वजनिक जगह है, यहाँ इस भूमि पर केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। केंद्रीकरण का मीन हो गया किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, इसमें सभी का स्वामित्व होगा। सार्वजनिक रूप से सभी को इनको काम में लेने का अधिकार है। चरागाह और जैसे मंदिर है और भी कई जगह होती है, तो सभी पे सार्वजनिक रूप से अधिकार दिया गया है। धन का भी समान वितरण किया गया है। आर्टिकल 40 में देखते हैं ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। छोटे स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, और ये महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत में जो छोटे स्तर है यानी गांव है, इनका
आर्थिक स्ट्रक्चर सुधारने के लिए यहाँ ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाए ताकि गांव का भी विकास हो सके। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया है। और हमारे देश में सबसे पहले ये जो नगर निकाय है इसकी स्थापना राजस्थान में ही की गई थी। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा नागौर में इसकी शुरुआत की गई 1959 में। इसके बाद आंध्र प्रदेश में की गई 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कुछ दशाएं कौन कौन सी हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति रोजगार कर रहा है, वो बीमार हो गया है, अंगहीन हो गया है या वृद्ध है, काम नहीं कर सकता है, तो इस स्थिति में उनको सहायता प्रदान की जाए। और छोटे बच्चे हैं जो काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनको शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया जाए ताकि वो शिक्षित हो सके। आगे है आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता। अगर कोई महिला किसी कारखाने में, फैक्ट्री में काम कर रही है तो उसे प्रसूति अवस्था में, डिलीवरी की अवस्था में उसे अवकाश प्रदान किया जाए और इस अवकाश के दौरान उसका पारिश्रमिक जो भी बनता है उसको काटा नहीं जाए। तो ये आर्टिकल 42 में मेंशन किया गया है। अगला आर्टिकल है अपना अनुच्छेद 43 में लिखा हुआ है कर्मचारियों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। जो गरीब लोग हैं इनको रोजगार प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक कारखानों की स्थापना की जाए। इसके साथ ही कुटीर उद्योग वो होते हैं जिन्हें परिवार के सदस्यों के द्वारा संचालित या संचालन किया जाता है। परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो ये लोग कुटीर उद्योग चला सकते हैं, जैसे रस्सी बनाना है, माचिस बनाना है, ये सब घर बैठे कर सकते हैं और परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जा सकता है। तो कुटीर उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं बेरोजगार ना रहे और उनकी जो आर्थिक स्ट्रक्चर है वो भी सुदृढ़ हो सके। अगला आर्टिकल है अपना अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाई गई है। यानी जैसा अपराध किया गया है उसको उसके अनुसार ही दंड दिया जाएगा। अमीर गरीबी का, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 44 में दिया गया है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है कि समान सिविल संहिता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है। आगे है अपना अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस समय जब ये लिखा गया था, यानी संविधान में जब जोड़ा गया था, उस समय लिखा गया कि 10 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन वर्तमान में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार के तहत नया कानून लाया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया, उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
और अभिभावक भी उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। आगे है अनुच्छेद 46, इसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के जो लोग हैं इनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए और आर्थिक जो इनकी अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्ट्रक्चर सुदृढ़ करने के लिए इनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए ताकि समाज में ये भी आगे आए। अगला है जो इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी गया था, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन पूछा गया था कौन से अनुच्छेद में प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो व्यक्ति के प्राथमिक कर्तव्य क्या है? भोजन मिल जाए, जीवन स्तर उसका अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य यानी रोटी कपड़ा और मकान, यानी स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, उसका जीवन स्तर अच्छा होगा और भोजन मिल जाए, ये प्राथमिक कर्तव्य है। और प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 47 में किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ये व्यक्ति के प्राथमिक कर्तव्य है। आगे देखिए अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है कृषि एवं पशुपालन का संगठन किया जाए, कृषि कार्य को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ ही कृषि कार्य हो गया प्राइमरी और पशुपालन हो गया सेकेंडरी, ताकि गांवों के लोगों की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। अनुच्छेद 48 क ये बाद में जोड़ा गया है, इसलिए जो भी क है ये बाद में ऐड किए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। वन्य जीवों की रक्षा करना चाहिए। वन है, वनों की अधिक से अधिक कटाई न करें, वन्य जीव है, इन्हें भी हमें रक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। आगे है अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का हमें संरक्षण करना चाहिए। संसद के द्वारा जो राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दी गई है उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। जैसे किले हैं, स्मारक है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, तो ऐसी मंदिर है, तो ऐसी जो धरोहर है उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। ये नहीं कि घूमने गए और कहीं दीवारें खराब करके आ रहे हैं या और कुछ करके आ रहे हैं, गंदगी फैला के आ रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो राष्ट्रीय धरोहर है इसको गंदा नहीं करना चाहिए, यहाँ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आगे है अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। हमारे संविधान में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखा गया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से इसलिए पृथक रखा गया है ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र होके निष्पक्ष न्याय कर सके। आगे है आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। हमें अंतरराष्ट्रीय अन्य देशों के साथ शांति बनाए रखनी चाहिए और जो भी दूसरे देशों के साथ संधियां समझौते होते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट कर लिए। 36 से लेके 51 अनुच्छेद 51 तक क्या क्या उल्लेख किया गया है ये सब कर लिया है। अब कौन सा अनुच्छेद किसमें आता है मैं आपको बता देती हूँ। अब देखते हैं हम कौन कौन से आर्टिकल्स को किसमें
शामिल किया गया है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39, आर्टिकल 41, 42, 43, 43 के एंड 44 को शामिल किया गया है। ये है आर्थिक सुरक्षा संबंधी, व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी इन आर्टिकल्स के माध्यम से। अगला है अपना सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा संबंधी। शिक्षा में कौन कौन से आर्टिकल है, सामाजिक सुरक्षा कौन कौन से आर्टिकल्स के तहत प्रदान की जा सकती है। आर्टिकल 44, 45, 46, 47, 48 सब क्लोज क के द्वारा आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा व्यक्तियों को प्रदान की जा सकती है। पंचायती राज प्राचीन स्मारक है तथा न्याय संबंधी निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 40 जिसमें पंचायती राज की स्थापना की गई है। 49 है स्मारकों की रक्षा के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 50 है जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण की बात कही गई है। फिर आगे है अपने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 51 के तहत व्यक्तियों को आगाह किया गया है या रिक्वेस्ट की गई है कि हमें अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौते जो होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं, तो हमें इनका पालन करना चाहिए और हमारे साथ साथ अन्य लोगों को भी इनका पालन करने के लिए कहना चाहिए। मसली हम बाहर कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं किले हैं, कोई मंदिर है, कहीं भी घूमने गए हैं तो कुछ लोग होते हैं पत्थर लिया या कुछ भी टुकड़ा लेंगे और उसमें अपना नाम लिखेंगे और कुछ लिखेंगे, यानी अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। या खाने के लिए जो भी लेके जाते हैं खा के रैपर वही थ्रो कर देते हैं, गुटखा खाते हैं तो वही थूक देते हैं। तो ऐसी हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए और अन्य लोगों को भी हमें ऐसी हरकतें करने से रोकना चाहिए। तो ये हमारे नीति निर्देशक, यानी हम नीति निर्देशक तत्वों से इतनी सारी चीजें सीखते हैं। तो आपको इनको पढ़ना है, नोट डाउन करना है।